नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं निहान। आइए देख लेते हैं कि आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हमारे मार्केट्स के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक लंबे वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजार खुले हैं और अगर एसजीएक्स निफ्टी पर यहाँ पर फिलहाल नजर डाली जाए तो आज हम देख रहे हैं कुछ सुस्त शुरुआत देखने को मिली है। 3637 अंक नीचे, 18700 के नीचे इस समय एसजीएक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ सुस्ती हमने हावी होते हुए देखी। डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 26 अंक नीचे है, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। एशियन मार्केट्स में नजर डालें तो जापानीज मार्केट निके 31,000 के करीब है। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 200 अंकों की कमजोरी देखी और बाकी जितने भी मार्केट्स धीरे धीरे करके खुल रहे हैं वो या तो सुस्त हैं या बिल्कुल छोटे दायरे का सपाट सा ट्रेड देखने को मिला है। लेकिन बहुत उठापटक हमने कमोडिटी मार्केट में देखी, जहां कच्चे तेल ने बीते सत्र में 4% से अधिक गंवाया है, लेकिन सोने चांदी में आई है रिकवरी। डॉलर इंडेक्स में हमने ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी आप कह सकते करेक्शन आते हुए देखिए, उसी का सहारा कई कमोडिटीज को मिला। हालांकि बेस मेटल्स में गिरावट अब भी हावी है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, जो अमेरिकी बाजार खुले 3 दिन की छुट्टी के बाद, वहां प्रदर्शन कैसा रहा है, पूरी डिटेल्स लेकर दीपांशु मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। बहुत सारे अहम डेवलपमेंट्स होने हैं यहाँ पर और रिकवरी तो दिखी है मार्केट्स में। तो क्या ट्रिगर रहा है और अब क्या होना क्या है? जिस ऑप्टिमिज्म के साथ कल हम गए थे अमेरिकी बाजारों का एक्शन जब था, जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे, तब आप देख रहे थे डाउ फ्यूचर्स 100 अंक ऊपर था। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको 1 से 1.25% की तेजी दिख रही थी। उस हिसाब से देखें तो फिर बहुत ही सुस्त सेशन रहा जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। जो ऑप्टिमिज्म हमने माना हुआ था ये डेट डील के संभावना को लेकर, उसके बाद जो एक्शन कल रहा वो काफी विपरीत आपको होते हुए दिखा। तो उतना मजबूत एक्शन नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया और इससे थोड़ा मिले जुले आपको अमेरिकी बाजार भी कल ट्रेड होते हुए दिखे। डाउ की अच्छी शुरुआत हुई बट ऑलमोस्ट उसके बाद फिसल गया। पूरे दिन में हमने 250 अंक की रेंज में ही कारोबार होते हुए देखा, जिसके बीच करीब 50 अंक नीचे कल डाउ बंद हुआ है। नैस्डैक फ्यूचर्स में जहां पर हम बड़ी तेजी देख रहे थे, 1.25% ऊपर थे जब हमारे बाजार बंद हुए, उसके सामने हमने देखा नैस्डैक भी काफी पॉजिटिव खुला बट फिर यहां पर भी काफी उतार चढ़ाव हुआ और एंड में सिर्फ 40 अंक ऊपर बंद हुआ। तो वैसा ऑप्टिमिज्म नहीं दिखा जैसा 3 दिनों से बाकी ग्लोबल मार्केट्स और डेट डील के बाद दिखा रही थी और जिस तरह से एक्शन बाकी बाजारों में भी बना हुआ था। फिर भी आईटी शेयर से थोड़ा सहारा मिला। एनवीडिया जो लगातार तेजी में, जब से इसके नतीजे आए हैं और आउटलुक इन्होंने दिया है, कल इनका कुछ प्रोडक्ट लॉन्च भी था जिसके बाद हमने देखा स्टॉक में 3% की तेजी रही और इस कंपनी ने इंट्राडे में $1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैप भी छुआ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे था एनवीडिया के लिए और लगातार ये सपोर्ट भी दे रहा है नैस्डैक को। कल भी इसने सपोर्ट दिया। टेस्ला में कल हमने 4% की तेज़ी देखी क्योंकि इलॉन मस्क साहब चाइना में हैं और वहाँ पर अपना कामकाज एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। तो वो भी काफ़ी सारी बातें चल रही हैं वहाँ से, जिसकी वजह से आपने इस स्टॉक में भी एक्शन आते हुए देखा। तो इन दोनों से बाजार को थोड़ा सहारा मिलते हुए दिखा। बट इसके सामने एनर्जी शेयर्स की कल भारी भारी पिटाई हुई है और डाउ के कई सारे कंपोनेंट्स एनर्जी से आते हैं, तो वहाँ पर दबाव था जिसकी वजह से डाउ में आपने गिरावट आती हुई देखी। कंज्यूमर शेयर्स में भी कल आपने थोड़ी सुस्ती आती हुई देखी है। अब क्यों बाजारों ने वैसे नहीं रिएक्ट किया जैसा डेट डील के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जैसा फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे? क्योंकि वैसे तो डेट डील पर सहमति बन चुकी है, उस पर आज वोटिंग है, बट कल कई सारे नेताओं ने, स्पेशली रिपब्लिकन पार्टी से कई सारे, इनफैक्ट 20 नेताओं ने इस डील पर अपना विपक्ष जताया है, यानी कि ऑपोजिशन उन्होंने जताया। वो कह रहे हैं कि ये डील सही नहीं है, काफ़ी सारे कंसेशंस आपने दे दिए हैं और वो इस डील को अपोज करेंगे। डेमोक्रेट पार्टी से भी कई सारे लोगों ने इस डील पर अपना ऑपोजिशन जताया है। तो वहाँ से बाजार नर्वस हो गया कि क्या ये डील कांग्रेस और फिर सेनेट में पास हो सकती है या नहीं। आज यूएस कांग्रेस में करीब शाम 8:30 बजे उनके टाइम वोटिंग होने वाली है, तो उस पर सबकी नज़र रहेगी। बट एक डर बाजार में आ गया क्योंकि इतने सारे लोगों ने अपना ऑपोजिशन इस डील पर जताया, क्या ये एक्चुअली पास होने वाली है या नहीं। तो उसके बाद हमने देखा कि बाजार में थोड़ी नर्वसनेस थी। हालांकि वोट के लिए आज पाथ क्लियर है और अभी भी सब लोग मान ही रहे हैं कि ये डील इवेंचुअली पास हो जाएगी, बट एक डर बैठ गया कि क्या ये क्लियरली पास होने वाली है कि नहीं, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा नर्वस हुए और इसलिए वैसा रिएक्शन नहीं आया जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बॉन्ड डील पर भी थोड़ा प्रेशर हमने पड़ते हुए देखा है। 3.7% के नीचे आपको कल बॉन्ड डील फिसलती हुई दिखी है।
जहाँ तक यूरोप का बात है, यहाँ पर भी हमें दिख ही रहा था बाजार सुस्त हैं। यूके के बाजार जो भी लंबे वीकेंड के बाद खुले थे, वहाँ पर कल ज़्यादा प्रेशर दिखा, करीब 1.5% नीचे कल फुटसी आपको बंद होते हुए दिखा है। कमोडिटी बाजार में भी भरपूर एक्शन था, जैसे आपने बताया डॉलर इंडेक्स तो 104 के नीचे आया, बट कच्चे तेल में 4% की बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। $70 के नीचे आपको WTI आते हुए दिख रहा है, ब्रेंट 73-74 की रेंज में आपको आते हुए दिखा है। एक तो ये डेड डील की नर्वसनेस थी, बट मोर इंपॉर्टेंटली 4 तारीख को ओपेक प्लस की बैठक है और यहां पर आउटपुट को लेकर दो बड़े पक्षों की तरफ से ऑपोजिंग कमेंट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। सऊदी अरब फिर से उत्पाद कटौती की धमकी दे रहा है, बट रशिया सामने से कह रहा है कि उत्पाद कटौती की उम्मीद नहीं है। अब कौन सही बैठेगा पता नहीं, बट हाँ, हमारे लिए अच्छी बात है कि कच्चा तेल कल 4% आपके लिए फिसल कर आया है। सोने में 20% का उछाल आपने देखा है, एक हफ्ते की ऊंचाई पर आया है, बट इसके अलावा बेस मेटल्स लगातार पिटाई इसकी हो रही है, कल भी होती हुई दिखी। एग्री कमोडिटीज में भी सुस्ती है। तो ओवरऑल डेड डील जो एक लग रहा था कि चिंता चली गई है, जब तक ये वोट क्लियर नहीं होता शायद वो चिंता बनी रहेगी। अब देखते हैं आज शाम अमेरिका में क्या होता है इसको। बिल्कुल, तो यहाँ पर अच्छा खासा ड्रामा अनफोल्ड होता दिखेगा और उससे पहले नर्वसनेस तो मार्केट में साफ दिखाई दे रही, फिर चाहे वो इक्विटी हो या कमोडिटी मार्केट। धन्यवाद दीप, वो पूरी जो डिटेल है वो दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि मंगलवार को यानी कि कल संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो एक बार नजर डाल लेते हैं कि FIIs DIIs की तरफ से परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने तो कैश में खरीदारी की है, 2000 करोड़ से अधिक की खरीद वहां दर्ज हुई है। लेकिन वंस अगेन घरेलू संस्थागत निवेशकों ने अपने हाथ पीछे किए हैं। 440 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर वहां से निकल कर आता हुआ दिखाई दिया। तो अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, आपको आज क्या रणनीति अपनानी है, सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हमारे मार्केट्स में तो लगातार स्ट्रेंथ बरकरार है, लेकिन अब अमेरिकी मार्केट्स खुले हैं और एक बड़ा डेवलपमेंट आज शाम को वहां अनफोल्ड होना है। तो हमें कैसे मार्केट को प्ले करना है सर? कोई स्पेशल प्रिकॉशन या कोई खास एडवाइस? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, ऐसी कोई खास दिक्कत वाले संकेत, मजबूती के ही संकेत है भारतीय बाजारों के लिए। बस ठीक है कि एक दिन की जो बड़ी इवेंट होनी है उससे पहले हल्की फुल्की सुस्ती है। आज हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के बाद जब बाजार अपने सपोर्ट रेंज में आते हुए दिखेंगे, वहां से फिर आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी। भारतीय बाजारों का मोमेंटम पॉजिटिव साइड पर है और ऐसा कोई ग्लोबल संकेत बहुत नेगेटिव नहीं है। आपके लिए बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जोश नहीं भरेंगे, लेकिन ज्यादा घटेंगे भी नहीं। और ऐसे में अगर 18,500 18,575 ये जो सपोर्ट रेंज है, इसमें आने पर थोड़ी खरीदारी होती दिखेगी। बेस्ट एंट्री पॉइंट 18,500 के आसपास का निफ्टी पर निकल कर आता है। उस लेवल के आसपास अगर आज बाजार आते हैं तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 18,690 18,775 ये वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल फिर से एक बार हमने इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों में लाइफ टाइम हाई बनाया है, तो बैंक निफ्टी का मोमेंटम भी बड़ा स्ट्रांग है। और ऐसे में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी आज 44,150 44,200 की रेंज में मजबूत सपोर्ट लेने का काम करेगा। और अगर ऊपर की तरफ, वैसे तो 44,500 के ऊपर लेवल्स कोई खास है नहीं क्योंकि नया लाइफ टाइम होगा, लेकिन फिर भी शायद 44,700 800 की रेंज तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो आज जो कमजोर शुरुआत होने के बाद सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो वहाँ खरीदारी के मौके बनेंगे। डेफिनेटली सर, धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली कुछ कमजोर शुरुआत यहाँ हो सकती है, लेकिन कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन जो सपोर्ट लेवल की तरफ होगा वो आपके लिए खरीद का मौका होगा। निफ्टी के लिए 18,500 से 575 ये वो बैंड होगी जहां पर आपको खरीद का मौका मिलेगा। 18,690 से 775 ये एरिया निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। 44,150 से 200 ये बैंक निफ्टी के लिए रेंज होगी। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाई स्तर बनते देखे हैं। मोमेंटम मजबूती का जारी रहेगा। 44,700 से 800 तक का लेवल अपसाइड में निफ्टी के लिए एक आप कह सकते हैं अपर बैंड बनता हुआ साबित हो रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। मार्च तिमाही के नतीजे अब भी आने जारी हैं, तो उस पर भी है नजर। अरमान पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, पहले तो बताइए कल कौन कौन सी कंपनियों ने कैसे नतीजे पेश किए? जी बिल्कुल, और नतीजे बस ये आखिरी लेग था, अगर आप देखें तो 31 मार्च की 31 में जी बिल्कुल कई सारे नतीजे हैं, जिसमें अगर सबसे पहले अगर आप बात करें, जिसमें अडानी पोर्ट्स, जिसमें वहाँ पर अगर आप आय देखें तो 40% बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको अच्छी कटौती दिख रही है, 68.3% से गिरकर लगभग 56% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में अगर आप बात करें तो लगभग 5% का
5% का वहाँ पर उछाल है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पर अगर आप बात करें तो आय लगभग 17% बढ़कर आई है। ग्रॉस मार्जिन में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट है, 71% से बढ़कर 72% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर अब EBITDA कामकाजी मार्जिन की बात करें, वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है, 26% से बढ़कर 29% के आसपास, जो कि हमारा अनुमान 30% का था। नतीजों में कैश में प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स आय लगभग 10% बढ़ी है। मार्जिन जो हैं 21% से बढ़कर 26% पर आए हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर आय लगभग 14% बढ़ी है। मार्जिन यहाँ पर कटौती होती हुई दिखी है, 9% से गिरकर 4% पर। इंडोकॉन इंडस्ट्रीज यहाँ पर आय लगभग 23% बढ़ी है। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, 14.7% से बढ़कर 17.9, लगभग 18% के आसपास आते हुए दिखे हैं। पतंजलि फूड्स मिक्स सेट ऑफ नतीजे हैं, आय तो लगभग 18% बढ़ी है, पर मार्जिन में आपको थोड़ी कटौती दिख रही है, 6.1% से गिरकर 4.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। एस्ट्राजेनिका फार्मा, यहाँ पे मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं, आय लगभग 23% बढ़ी है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, 16% से बढ़कर 21%। वेल्सपन कॉप आय लगभग आप देखें 102% लगभग आपको डबल होती हुई दिखी है आय। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, 3.5% से बढ़कर 10.3% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में रॉयल ऑर्किड होटल्स की बात करें, आय लगभग 83.6%, 84% के आसपास बढ़ती हुई दिखी और मार्जिन भी अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए आते हुए दिखे हैं, 17% से बढ़कर लगभग 30% पर आते हुए दिखे। चलिए, तो ये तो वो नंबर्स आ चुके हैं जिस पर आज मार्केट और ये चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स रिएक्ट करते दिखेंगे। लेकिन आज के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहेंगे? खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? जी, कुछ ट्रिगर्स हैं, जैसे सबसे पहले जो हमारे देश का Q4 का GDP का डेटा है, RBI मॉनिटरी और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू है। वेदांता, उनके चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब जो हैं वो आज शेयर होल्डर्स को संबोधित करते हुए दिखेंगे। MSCI चेंजेस हैं जिसमें इंक्लूजन्स हैं, अगर आप बात करें मैक्स हेल्थ केयर, HL, सोना BLW की, और एक्सक्लूजन्स हैं अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल और इंडस टावर की। कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है 10:30 बजे के आसपास। एक्स डेट है SBI में जहाँ पर डिविडेंड है 11.3 का। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट मैक्रोटेक डेवलपर्स में जहाँ पर बोनस इशू है 1:1 का। खबरों के हिसाब से HDFC लाइफ यहाँ पर प्रमोटर एबरदीन कंपनी में अपनी जो पूरा हिस्सा लगभग 1.66% के आसपास ब्लॉक डील के जरिए बेचेंगे और लगभग अगर आप देखें 563 585 के जो भाव पर ये बेची जाएगी हिस्सेदारी, जो कि अगर मौजूदा भाव से अगर आप देखेंगे तो लगभग 0 से 3.75% डिस्काउंट पर है। और उसी के साथ रिपोर्ट्स ये भी है कि HDFC बैंक जो है वो खरीद सकता है इस डील में हिस्सेदारी सोना BLW प्रिसिशन। यहाँ पर प्रमोटर्स एवरेज इन्वेस्टमेंट लगभग 3.25% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए जो है वो भी बेचेंगे और भाव जो है 500 रुपये प्रति शेयर का, जो कि अगर आप मौजूदा भाव से देखेंगे तो 7.1% डिस्काउंट पर है। कोल इंडिया हाई ग्रेड नॉन कोकिंग कोल G2 से G10 की कीमतें लगभग 8% में बढ़ाई हैं उन्होंने। लुपिन, उन्होंने कंपनी ने भारत में एक दवाई है वो लॉन्च करी है और उसके लिए एंजीन बायोसाइंस के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वहाँ पर कंपनी ने इन्होंने भी एक इंजेक्शन के चीन से NMPA से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। मिंडा कॉप, यहाँ पर 2 जून को बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। और अंत में PB फिनटेक, यहाँ पर गैर प्रमोटर टेंसेंट क्लाउड जो है वो लगभग 2% के आसपास जो है हिस्सेदारी घटाएंगे, उनकी हिस्सेदारी लगभग 8.4% से गिरकर 6.3% के आसपास हो जाएगी। चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहाँ कहाँ कमाई के मौके चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में मिल सकते हैं। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं, कैसे आपको स्ट्रैटेजाइज करना है, कौन से स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आपको करना है फोकस। ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग। कल हमने देखा कि स्ट्रेंथ तो मार्केट में लगातार बनी हुई है, FMCG, प्राइवेट बैंक, फाइनेंस, इन सब का काफी सपोर्ट मार्केट को मिला है। तो जरा बताइए, इन्हीं एरियाज में फोकस करेंगे, आपको क्या पसंद आ रहा है आज? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। देखिए, क्लियरली बाजार अच्छे अपट्रेंड में नजर आ रहा है और उस अपट्रेंड की खासियत यही है कि पहले ही सपोर्ट को देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सपोर्ट के आसपास खरीदारी करके चलें, वही मार्केट के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी फिलहाल समझ में आ रही है। ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और ऑफ कोर्स सेक्टर स्पेसिफिक जो मूव है वो भी थोड़ी वाइडन होती हुई नजर आ सकती है। आज के लिए अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो कल हमने 18,633 के आसपास का क्लोज देखा। 18,580, 18,575 एक इंपॉर्टेंट अच्छा पहला सपोर्ट जोन है जिसके आसपास खरीदारी करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 18,500 के नीचे का और अपसाइड में 18,675, 18,700 ऐसी जोन है जहां पर एक बार मुनाफा वसूल किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि एक अपमूव के बाद जो हमने एक लगातार एक अपमूव देखी है पिछले 18,200 से लेकर लगभग 18,700 तक, इस एक तरफा तेजी के बाद शायद बाजार आने वाले कुछ दिन एक कंसोलिडेशन मोड में जाए। उस कंसोलिडेशन में लोअर एंड पर खरीदारी करके चलने की ही सलाह है। निफ्टी बैंक क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर बनी हुई है और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि 44,370, 44,350 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है जहाँ पर खरीदारी करेंगे।
44,200, 44,250 के नीचे का इंट्राडे ट्रेडर जो कि बहुत एग्रेसिव शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 44,525, 44,540 ये एक पहला जोन है, क्योंकि 44,500 पर अच्छी खासी अभी कॉल रेटिंग इस वीकली एक्सपायरी के हिसाब से देखी गई है। अगर हम ट्यूजडे 44,500 के ऊपर टिकते हैं तो उन्हें अभी हम 44,750, 44,800 तक की जर्नी भी सिटी बैंक में आज या कल तक आते हुए नजर आ सकती है। तो ऑल इन ऑल खरीदारी करेंगे, लेकिन सपोर्ट के आसपास खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, कोटक महिंद्रा बैंक कल एक काफी अच्छा टूवर्ड्स द क्लोज ब्रेकआउट देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है। 1974 का क्लोज है, 1965, 1970 इस जोन में खरीदारी करेंगे। 1954 यानी कि 1954 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में 2010, 2040 ये दो टारगेट कोटक महिंद्रा बैंक में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा फोकस रहेगा आईटी सेक्टर में। आईटी स्टॉक्स में एक अच्छे रनअप के बाद हमने 2 दिनों का कंसोलिडेशन देखा है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स के चार्ट काफी अच्छे लगते हैं। एल&टी माइंट्री मेरे नजर में है, जहां पर खरीदारी की जा सकती है। 4,990 के आसपास का कल इसमें क्लोज देखने को मिला है। यहाँ पर खरीदारी करेंगे 4,965 के स्टॉप लॉस के साथ, और 5,100 से 5,120 तक के टारगेट एल&टी माइंट्री में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो लोअर एंड पर खरीदारी की रिकमेंडेशन तो आई रही है ब्रॉडर मार्केट्स में, साथ ही कोटक बैंक, एलटीआई, माइंट्री, इन पर खास फोकस करके चलिएगा। धन्यवाद हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इक्विटी मार्केट पर अपनी राय रखने के लिए। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की, और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो कच्चे तेल जो भारी भरकम करेक्शन आया है, उसके बाद आज आपकी क्या सलाह होगी, क्या करना चाहिए हमारे मार्केट्स में, क्योंकि कल बहुत पिटाई हुई है, ऑलमोस्ट 290 रुपए गिर के बंद हुआ है। नमस्कार नया जी, बिल्कुल जिस तरह से यूएस डेट सीलिंग के लिए वोटिंग है और वहां पे यूएस हाउस डिवाइडेड है, तो उसकी आशंका के चलते कल कच्चे तेल में भारी बिकवाली देखने को मिली थी। साथ ही ओपेक प्लस का 4 जून को होने वाला प्रोडक्शन के ऊपर जो मीटिंग है उसमें भी जो ओपेक एलीज है उनके जो बयान है वो विरोधाभास जो प्रकट कर रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ कहीं ना कहीं कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है। आज जो सुबह चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर आए हैं वो भी उम्मीद से कमजोर है, तो आज भी यहाँ पे कीमतों में दबाव बना रह सकता है। सेल ऑन राइज की रणनीति अभी भी कच्चे तेल में बना के चलना चाहिए। हालांकि कल हमने भारी भरकम गिरावट देखी थी, तो एक थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ट्रेंड ओवरऑल अभी भी नेगेटिव है, तो बाइंग यहाँ पे करने से बचना चाहिए। अगर ऊपर में कीमतें कहीं भी 5,850, 5,880 के दायरे में आती है, तो वहाँ फिर एक बार बिकवाली की रणनीति बना के चले 5,955 के स्टॉप लॉस से। नीचे में हमारा मानना है कि 5,650 भारतीय बाजारों में और $68 WTI इंटरनेशनल मार्केट में फिर एक बार दिखा सकता है। में क्या करें, जो रिकवरी आई है ऑलमोस्ट $15-20 की? सोने में भी अभी यहाँ जब तक कीमतें 1984 के स्तर को पार नहीं करती है, तो यहाँ भी अब बाइंग से बचना चाहिए, क्योंकि कल हमने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखी थी, तो यहाँ पे भी ऊपरी लेवल्स पे मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। सोने के बजाय हमारा मानना है कि चांदी यहाँ पे जो अपने सपोर्ट्स लेवल है $23 के, वो इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड कर रही है और भारतीय बाजारों में भी 70,000 के ऊपर चांदी टिकी हुई है। तो चांदी में यहाँ थोड़ा सा अगर डिप मिलता है 70,550, 70,600 के दायरे में अगर चांदी आती है, तो वहाँ बाइंग करके चलना चाहिए। 70,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 71,200, 71,400 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। सोने के बजाय आज के सत्र में यहाँ चांदी बाइंग के लिहाज से ज्यादा पसंद है। ऑलराइट, चलिए, तो सोने के बजाय चांदी पर करें फोकस, खरीदारी का मौका मिलेगा। 70,000 का स्टॉप लॉस, 71,200 से 400 का अपसाइड टारगेट, लेकिन कच्चे तेल में सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है। नीचे 5,650 तक कच्चा तेल जाता दिख सकता है। धन्यवाद मनोज जी हमें बताने के लिए कि कौन कौन सी कमोडिटीज में क्या रणनीति अपनानी है। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक सेक्टर्स पर है नजर, पूरी डिटेल लेकर अरमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरमान, बताइए जी। कई सारी रिपोर्ट आती हुई दिखी है। जैसे सबसे पहले अगर आप बात करें अडानी पोर्ट्स पर, यहाँ पर रिपोर्ट है जिसमें CLA से जो मेंटेन कर रहे हैं बाय को, पर टारगेट यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। 792 से बढ़ाकर वो 878 का टारगेट कर रहे हैं। सिटी की अडानी पोर्ट्स पर वो भी जो है मेंटेन कर रहे हैं बाय को, पर टारगेट वो घटा रहे हैं, 1105 से घटाकर 972 का कर रहे हैं। वहीं गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उन्होंने टोरेंट फार्मा पे उनकी रिपोर्ट है,
मेंटेन कर रहे हैं बाय को, और टारगेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 1925 से बढ़ाकर 2025 कर रहे हैं। वहीं क्रेडिट स्विस की बात करें तो वो जो आउट परफॉर्म है वो तो मेंटेन कर रहे हैं, और टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं, 1800 से बढ़ाकर 1950 का कर रहे हैं। और अंत में अगर आप बात करें जेफरीज की, जहां पर जेके सीमेंट पर उनकी रिपोर्ट है, वो डबल डाउनग्रेड कर रहे हैं बाय से होल्ड पर। हालांकि टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 3200 से बढ़ाकर 3260 का कर रहे हैं। अरमान, धन्यवाद आपका पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो एफआईआई की जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने अरमान ने रखी, और इसके दम पर भी आज भरपूर एक्शन इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा। लेकिन आइए एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ आपको ले चलते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट से जुड़ी हुई है। अब ये क्या महत्वपूर्ण खबर है, इसके मायने क्या है, पूरी डिटेल बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आती हुई दिख रही है, क्या है एग्जैक्टली वो खबर, समझा कैसे जाए इसे? आपको थोड़ा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। 1 मई यानी कि इसी महीने की शुरुआत से सेबी की तरफ से इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और रिसर्च एनालिस्ट के लिए नई एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होती हुई दिखी थी। अब क्या हुआ है, पिछले 3 साल में हमने देखा है किस तरह से बाजार में इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ गई है, कई सारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स जुड़े हैं। सेबी का इंटेंशन ये था कि कोई भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट या रिसर्च एनालिस्ट फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए या फिर एग्जैजरेटेड क्लेम्स के जरिए इनका फायदा ना उठा सके। इसलिए ये नई गाइडलाइंस आई थी, जिस पर कई सारे फैक्टर्स थे, जिसमें मेन फैक्टर ये था कि किसी भी तरह के कम्युनिकेशन को आप एडवर्टाइजमेंट की तरह अगर देख रहे हैं तो उसमें आप कोई भी बड़ी गेन्स की बात नहीं कर सकते हैं, कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर सकते हैं, बड़े टर्म्स नहीं यूज कर सकते हैं, गारंटीड रिटर्न्स जैसी चीजें के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं। 1 मई से ये गाइडलाइंस लागू हुई हैं, बट अब हमें सूत्रों से ये समझ में आ रहा है कि इसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन सेबी की तरफ से आ सकती है। ढील कहना गलत रहेगा, बट थोड़ी क्लैरिफिकेशन यहां पर आ सकती है इन गाइडलाइंस को लेकर, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन एसोसिएशंस और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट में फैला हुआ है। तो क्या कुछ क्लैरिफिकेशन सेबी की तरफ से आ सकता है? एक तो सेबी ने कहा था पहले कि किसी भी तरह का अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, प्रिंट में, एसएमएस के जरिए, डिजिटल के जरिए या फिर वीडियो के जरिए, तो उसे एडवर्टाइजमेंट करार माना जा रहा था। अब ये क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि हर न्यूज़लेटर या हर कम्युनिकेशन अगर आप अपने क्लाइंट्स को भेज रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसे एडवर्टाइजमेंट माना जाए। हाँ, अगर आप उसमें रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, अगर आप उसमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात कर रहे हैं या अपना बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ज़रूर उसे एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा। बट हर न्यूज़लेटर को एडवर्टाइजमेंट करार देना या हर कम्युनिकेशन को एडवर्टाइजमेंट करार देना गलत रहेगा। तो इस पर थोड़ी क्लैरिफिकेशन आपको आती हुई दिख सकती है। इसके अलावा एक गाइडलाइन सेबी की तरफ से जब आई थी तब उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं तो उसका प्रायर परमिशन आपको सेबी से लेना पड़ेगा, और हर परमिशन के लिए 3000 रुपए का आपको खर्च भी करना पड़ता था। अब माना जा रहा है कि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है हर परमिशन के लिए, तो शायद यहाँ पर भी दोबारा आपको सोच विचार आते हुए दिख सकता है। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो आएंगी। एसेंशियली ये गाइडलाइंस तो 1 तारीख से ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, बट क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी फैला हुआ है, एसोसिएशन से सभी बात कर रहा है और इस पर थोड़ी क्लैरिफिकेशंस आपको आती हुई दिख सकती हैं। चलिए, तो ये एक बड़ी क्लैरिफिकेशन आती हुई और उस पर हम दिन के दौरान और भी आगे क्लैरिटी से बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स जो भी रिस्पेक्टिव पार्टीज हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी राहत की खबरें बनती हुई दिख रही है। बहरहाल शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए, वो एक्सक्लूसिव खबर दर्शकों के सामने रखने के लिए।